पिछले एपिसोड में आपने सुना होगा कि हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया, महंत जी ने उनके साथ क्या क्या किया। आगे सुनिए हरिहर काका की कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ, सुनिए। हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया, उनके मुंह से कपड़े निकाल लिए गए। अब हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप से कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में उन्होंने कहा। पुलिस ने विधिवत अपना काम पूरा किया। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्होंने दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर हरिहर काका की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उनके भाइयों ने कर डाली थी। रिश्ते नाते में जितना सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। जायज और नाजायज तरीके से प्राप्त किए गए हथियार जुटा लिए गए थे। हरिहर काका के ऊपर 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश हरिहर काका घर से गांव से निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में हरिहर काका को चारों तरफ से घेर कर लोग सोते। हरिहर काका के भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार साधु ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। किसी के हाथ में त्रिशूल नजर आता तो किसी के कंधे पर फरसा। उन्हें देखकर ही डर लगता। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। महंत ने विभिन्न मठों और मंदिरों और ठाकुरबाड़ियों के कुख्यात साधुओं को बुला लिया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि हरिहर काका को लेकर मेरा गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों ओर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। एक ओर के लोगों का कहना था कि अब साधुओं और डाकुओं में कोई अंतर नहीं, छी साधु होकर यह कर्म। महंत ने साधु संतों का नाम डुबो दिया। लेकिन दूसरी तरफ के लोग कहते कि बहुत अच्छा हुआ। धर्म के विकास और परमार्थ के लिए कभी कभी चोर डाकुओं का रूप भी धारण करना पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। महंत जी ने तो अपने निजी स्वार्थ के लिए तो यह सब किया नहीं है, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर उन्होंने किया है। और तीसरी तरफ हरिहर काका का एक सीधे साधे और भोले इंसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अपनी इतनी लंबी उम्र गुजारने के बाद भी जो ज्ञान हरिहर काका को प्राप्त नहीं हुआ था वह अपने आप इधर की घटनाओं से प्राप्त हो गया था। हरिहर काका महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, इसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाइयों का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए तो साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को अपने पास वे फटकने तक नहीं देंगे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्होंने वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक वह ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। हरिहर काका को उनके अपने कहे जाने वाले लोग घंटों समझाते, सुबह दोपहर शाम रात तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए थे उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। हरिहर काका के भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। लेकिन हरिहर काका इस रास्ते में भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कर दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार थे, जो उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। वह कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ भी जरूरत है अंगूठे का निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे।
गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार देंगे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान सम्मान दिया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना तक देने तक अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे हरिहर काका के ऊपर प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब हरिहर काका के भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण हरिहर काका को पटक उनके मुंह से में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरिहर काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग हरिहर काका के दलाल में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह सब महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी कब मानने वाले थे। उन्होंने तो वह तत्परता और पूर्ति दिखाई कि हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। रातों रात वह पुलिस की जीप लेके साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है और उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। फिर उनके मुंह पर पानी छीट कर उन्हें होश में लाया गया। हरिहर काका के भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों की ओर से तथा महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में हरिहर काका के भाइयों को इस बात की चिंता थी कि हरिहर काका अब उन लोगों से अलग अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें घर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और महंत जी की ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। अपने बूते पर हरिहर काका से यह संभव नहीं हो पाता। यहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही उन्हें मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाई इस बात से के प्रति पूरी तरह तैनात है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती करने ना पाए। साथ ही हरिहर काका के प्रति अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल के लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन हरिहर काका ने तो जैसे उनकी ओर पलट कर देखने के लिए भी कसम खा ली हो। हरिहर काका के ससुराल के लोग उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत कमाते थे, नहीं के बराबर। लेकिन यह सुनकर के हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे हैं आते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव रखते हैं, पर हरिहर काका से उनकी नियति छिपी नहीं रह पाती है। हरिहर काका जान जाते हैं कि उन्हें सुख शांति देने के लिए उनके ससुराल के लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। ये भी धन हड़पने के ही चक्कर में हैं, इसलिए
वह अपने ससुराल के लोगों को बैरंग वापस कर देते हैं। हालांकि अगर हरिहर काका उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाते तब भी वह नहीं जा पाते, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के महंत साधु और उनके भाई इस मुद्दे पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। मेरे गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ हरिहर काका के पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि हरिहर काका की जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे हरिहर काका का नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला ही नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों मेरे गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। घर आंगन खेत खलिहान अलावा बाग बगीचे और बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हरिहर काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह के संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उसका 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को ही मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी नमक मिर्च मिलाकर उसे चटक कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात से के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को क्यों खत्म नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन निपटाए हैं। पूरे इलाके में इसके नाम की तूती बोलती है। डकैती तो वह करता ही है, भाड़े पर खेत दखल कराना, हत्या करना उसका मुख्य धंधा है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। धर्म के नाम पर जितनी सहायता उन्हें मिलेगी उसकी दशांश भी हरिहर के भाई नहीं पा सकेंगे। वह क्या खाक कर लड़ेंगे। हाथी पर चढ़कर अयोध्या प्रयाग हरिद्वार से जब हजारों की संख्या से नागा यहाँ पहुँचेंगे तब फिर किसकी मजाल जो सामने आएगा। वह इस पूरे गांव को धूल में मिला देंगे। हरिहर ने ठाकुर जी के नाम पर अपनी ज़मीन लिख दी है। अब तो वह ठाकुर जी की संपत्ति है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से मेरे गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन ही हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते हैं थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात पूछो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक
जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। हरिहर काका की खटिया के पास ही चौकी पर पसर दिन भर ताश खेलते हैं तथा सामने की गली से गुजरने वाली गांव की लड़कियों को घूरा करते हैं। यह संपत्ति की कहानी थी, दौलत की कहानी थी। आप सभी को कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।